हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम की। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में, और भारतीय इतिहास हम कर रहे थे अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में। डे 34 है जो कि आज हम करने वाले हैं, और ये आज की क्लास हमारी दिल्ली सल्तनत की अंतिम क्लास होगी। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को पढ़ लिया था, खिलजी वंश को पढ़ लिया था। तो आप लोगों ने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखना, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आज हम दिल्ली सल्तनत की अंतिम क्लास में कुछ महत्वपूर्ण वंश हैं, जैसे कि तुगलक वंश हो गया, इनको हम देखेंगे। सैयद वंश हो गया, लोदी वंश हो गया, इनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने और क्लासें हैं जैसे कि कंप्यूटर की, वो नहीं देखी है तो देख लेना। पटवारी लेखपाल वाले विश्व के इतिहास को देख के जरूर जाएं, यहाँ पर मैंने करा रखा है। सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके अलावा उत्तराखंड का भूगोल भी मैंने करा रखा है। बिनसर ईयर बुक उत्तराखंड की मैंने यहाँ पर सीरीज़ करा रखी है, तो उसको भी आप देखेंगे। करंट अफेयर की क्लास भी आप लोगों को कराई जा रही है। पुलिस कांस्टेबल वाले करंट अफेयर ज़रूर देख के जाना। 800 क्वेश्चन की सीरीज़ है, जो कि मैंने एक भाग 400 क्वेश्चन जिसमें अपलोड हैं वो कर लिए हैं, और 400 क्वेश्चन और हैं जिनको मैं आप लोगों को कराऊंगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। रीजनिंग की क्लास आप लोग देखना, पटवारी लेखपाल वाले, पुलिस कांस्टेबल या फिर पुलिस कांस्टेबल के साथ फॉरेस्ट गार्ड वाले भी इस रीजनिंग की क्लास को देखना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो और इसके अलावा मैं कहूँगा कि हिंदी की क्लास भी आप लोग देखें, हिंदी में भी आप लोगों की पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं, और तुगलक वंश में है हम आ जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने गुलाम और खिलजी वंश को देखा था। आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो आप लोग उस वीडियो को देखना। आज हम बात करेंगे तुगलक वंश की। इसका कालक्रम 1320 से 1414 ईस्वी तक माना जाता है। आप लोगों के एग्जाम में कालक्रम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन आप लोगों को इतिहास की समझ में ये पता होना चाहिए कि किस वंश के काल को आप पढ़ रहे हैं और वो कौन सा समय था। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका कालक्रम। तुगलक वंश में पहला शासक आता है जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। अब जो पहला शासक होता है वही तो उसका संस्थापक होगा। तो तुगलक वंश का ये क्या है, संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 1325 तक ये अपना शासन यहाँ पर करता है, मात्र 5 साल। और इसका आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन वास्तविक नाम से पूछा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, गाजी मलिक। या आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाजी मलिक किसका वास्तविक नाम था, तो ये गयासुद्दीन तुगलक का नाम था। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब देखो, इसके महत्वपूर्ण कार्यों को से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो जैसे कि इसने सबसे पहली बार दिल्ली सल्तनत में इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया था, यानी कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए इसने क्या किया, वहाँ पर सिंचाइयों के लिए नहरों का निर्माण करना इसने शुरू किया। तो पहला शासक है दिल्ली सल्तनत का, ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके अलावा इसने डाक व्यवस्था भी शुरू की, क्योंकि जब देखो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस समय टेलीफोन वगैरह ये चीज़ें तो हुआ नहीं करते थे, तो इसलिए डाक व्यवस्था ही है एक जो माध्यम है एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए, या फिर एक दूसरे की बातों को जानने के लिए। तो डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला पहला शासक है ये गयासुद्दीन तुगलक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा इसने तुगलकाबाद शहर बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाया। तो तुगलकाबाद शहर किसने बसाया था, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये है गयासुद्दीन तुगलक। इसके अलावा आप लोग इसके महत्वपूर्ण कार्यों को भी देख सकते हैं, जैसे कि अभी तक ये जो हैं ये दिल्ली में शासन कर रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत कहाँ पर शासन करेगी, दिल्ली में शासन करेगी। लेकिन ये पहला शासक था जिसने अपने शासन जो क्षेत्र है उसको दक्षिण के में भी प्रसारित करने की कोशिश की थी। तो दक्षिण भारत के राज्यों को इसने दिल्ली सल्तनत में भी मिलाया था, और पहला राज्य था वारंगल। मैंने यहाँ पर नोट नहीं कर रखा, लेकिन आप लोग इसको ध्यान में रखना कि वारंगल है जो कि पहला राज्य है दक्षिण भारत का जिसको इसने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वारंगल में जो मलिक कफूर है उसको कोहिनूर का हीरा मिला था। कोहिनूर हीरा आप लोगों को पता होगा, तो ये मलिक कफूर को वारंगल में ही मिला था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है।
इसका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जब ये दक्षिण की यात्रा पर गया हुआ था गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद जब ये लौटा तो इसके बेटे ने मोहम्मद बिन तुगलक ने एक महल का निर्माण कराया था जो कि लकड़ी से बना हुआ था। वहाँ पर जब ये गयासुद्दीन तुगलक आया तो गयासुद्दीन तुगलक वहाँ पर भाषण देने लगा। जैसे ही वो भाषण देने लगा तो वहाँ पर से घोड़ों की आवाज़ आई और घोड़े उसकी तरफ बढ़ रहे थे, तो हपड़ा तपड़ी वहाँ पर हो चुकी थी। तो इस तरीके से वहाँ पर जो लकड़ी का महल था वहाँ पर से वो ध्वस्त हो चुका था, क्योंकि उसकी नींव है जो कि कमज़ोर थी, जिस कारण लकड़ी के महल में दबने से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद हम मोहम्मद बिन तुगलक को देखेंगे और 1325 से 1351 यानी कि 26 साल इसने अपना यहाँ पर वर्चस्व स्थापित किया दिल्ली सल्तनत में। वास्तविक नाम इसका पूछा जाता है जूना खां या फिर जौना खां। जूना खां इसका वास्तविक नाम है और गयासुद्दीन का ये बेटा है, जैसे कि आप लोगों को मैंने कह दिया। और ये क्या है, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान है ये। इसको अरबी, जैसे फारसी भाषा है, अरबी भाषा है, इनका इसको ज्ञान था। खगोल शास्त्र का इसको ज्ञान था, दर्शन का ज्ञान था, गणित का ज्ञान था इसको, चिकित्सा विज्ञान से ये वाकिफ था और तर्कशास्त्र में भी ये पारंगत था। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक पढ़ा लिखा राजा था दिल्ली सल्तनत का और ये बहुत विद्वान था। लेकिन इसको सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला कहा जाता है, क्योंकि ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी ये कार्य करता था वह अधूरा रह जाता था। तो इसलिए इसको असफलताओं का राजा या फिर रक्त का पिपासा भी कहा जाता है। ठीक है, असफलताओं का राजा किसको कहा जाता है, पूछा जा सकता है, तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। जिस समय ये गद्दी पर बैठा था उस समय इसने अपना नाम है जो कि जौना खां रखा था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो वास्तविक नाम इसका क्या हो गया, जौना खां। ठीक है, जौना खां इसका वास्तविक नाम था, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर से। इसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि इसके शासनकाल में अफ्रीकी यात्री है एक मोरक्को से अफ्रीकी यात्री आया था जिसका नाम है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के। आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इब्न बतूता को इसने काजी नियुक्त किया और ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, दिल्ली सल्तनत में इसने इब्न बतूता को क्या किया, काजी नियुक्त किया। उसके बाद जो ये इब्न बतूता है, इब्न बतूता को इसने राजदूत बनाकर चीनी शासक तोगन तिमूर के शासन में भेजा था। और इस प्रकार ये इब्न बतूता है जो कि चीन की यात्रा करता है और चीन की यात्रा को ये अपनी पुस्तक में एक लिखता है और उसको हम कहते हैं रेहला। रेहला पुस्तक में ये अपना यात्रा विवरांत देता है, यात्रा का विवरण देता है। आप लोगों से ये रेहला पुस्तक पूछी जाती है इब्न बतूता की, इसमें इसका चीनी यात्रा विवरांत है जो कि दिया गया है। तो इतनी बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है और इसके महत्वपूर्ण कार्य आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि इसने दौलताबाद को राजधानी बनाया था, ठीक है, और इसका नाम देवगिरी था पहले, देवगिरी से बदल के इसने इसका नाम दौलताबाद रखा था। लेकिन यह राजधानी बनाने का काम भी इसका असफल रहा। तो हमने पहले बात कर ली कि इसको असफलताओं का राजा कहा जाता है। तो इसने कार्य जो भी किए वो असफल हो जाते थे। इसने कौन सा काम किया, इसने दौलताबाद को राजधानी बनाया, जो कि एक इसका सही निर्णय नहीं था। और क्या हुआ करता था, ये जो राजधानी बनाने का इसका निर्णय था वो गलत साबित हुआ, तो इसलिए ये काम इसका असफल होता है। उसके अलावा ये खुरासान पर आक्रमण करता है, वहाँ पर भी ये असफल रहता है। सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी ये जारी करता है। सांकेतिक मुद्रा आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सांकेतिक मुद्रा इसने चलाई, लेकिन यहाँ पर भी जैसे ही ये मुद्रा चलाने लगता है तो इसके प्रतिद्वंदी यहाँ पर क्या करते हैं, फर्जी टोकन करेंसी उसके बदले में जारी कर देते हैं, जिसके कारण ये टोकन करेंसी है जो कि सक्सेस नहीं हो पाई और यहाँ पर भी इसको असफलता देखने को मिली। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि ये असफलताओं का राजा है जो कि माना जाता है। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है,
यहाँ से आप लोगों को और ये ध्यान में रखना है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है ये, जिसने बड़ी संख्या में हिंदुओं को प्रशासन में नियुक्त किया था और होली त्यौहार में भी भाग लिया था। तो हिंदुओं को शासन में यहाँ पर नियुक्त करने वाला शासक कौन था, तो वो यही था। इतनी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और एक और बात याद आप लोगों को रखनी है, मैंने इसमें नोट डाउन नहीं कर रखा है, तो वो क्या बात है, इसने एक विभाग बनाया था दीवान ए कोही। दीवान ए कोही, दीवान ए कोही इसने एक विभाग बनाया था और इस विभाग का संबंध था कृषि से। तो कृषि में इसने कृषि को भूमि योग्य जो कृषि भूमि है उसका विस्तार करने के लिए इसने क्या किया, एक विभाग बनाया जिसको दीवान ए कोही कहा जाता था। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से और क्या ध्यान में रखना है, इसके समय जो दक्षिण भारत के राज्य थे जैसे कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, इन दोनों यहाँ पर दिल्ली सल्तनत से ये क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो आप लोगों से ये ध्यान में पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य किस के शासन काल में स्वतंत्र हुए थे दिल्ली सल्तनत से। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही है जो कि स्वतंत्र हुए थे। अगर हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये इन्होंने अपनी राजधानी है जो कि कर्नाटक में बनाई थी, कर्नाटक के हम्पी में। इनके पिता जो हरिहर और बुक्का हैं ये संगम वंश से संबंध रखते थे, संगम वंश, ठीक है। तो इनके पिता का नाम संगम था और ये संगम वंश से संबंध रखते थे। आप लोगों से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे इन लोगों ने की थी और ये समय था 1335 से 1336 के बीच का। इतनी बात है जो कि आप लोगों को यहाँ पर से विजयनगर से ध्यान में रखनी, इतने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर हम बहमनी साम्राज्य की बात करें तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इसकी स्थापना की थी, जिसका वास्तविक नाम हसन गंगू था और इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा कर्नाटक को बनाया था। और ये जो समय था वो था 1347 AD का समय। इतनी बात है जो कि आप लोगों को बहमनी साम्राज्य से ध्यान में रखनी है। हसन गंगू आप लोगों से पूछा जा सकता है और इसका अन्य नाम जफ़र खां भी था, ठीक है। जफ़र खां आप लोग इसका नाम याद करेंगे कि ये जो हसन गंगू है इसका अन्य नाम जफ़र खां है। उसके बाद आ जाते हैं हम फिरोज शाह तुगलक पर। 1351 से 1388 तक ये शासन करता है यहाँ पर और ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है, ठीक है। इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर और औरंगजेब कहा जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से ये पूछा जाएगा कि अशोक के जो दो अभिलेख थे जिसको हम दिल्ली टोपरा अभिलेख कहते हैं और मेरठ अभिलेख कहते हैं, उसको इसने यहाँ पर दिल्ली में मंगवाया था। तो इतनी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और इसने कुछ कर भी लगाए थे, ठीक है, जैसे कि सिंचाई कर इसने लगाया था, क्योंकि निर्माण तो किसने कर दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने नहरों का निर्माण कर दिया है। अब जब नहरों का निर्माण कर दिया है तो नहर का प्रयोग जो करेगा अपनी कृषि व्यवस्था में, तो उसके लिए इसने यहाँ पर क्या कर दिया, कर व्यवस्था लागू कर दी, जिसको हम कहते हैं हक ए सर्व। तो हक ए सर्व लागू करने वाला कौन था, आप लोगों से पूछा जा सकता है। और ये क्या है, एक प्रकार का सिंचाई कर है। इसने उस अपनी जनता को रोज़गार देने के लिए रोज़गार कार्यालय की भी स्थापना की, ऐसा माना जा सकता है। हालांकि रोज़गार कितना दिया होगा ये तो डाटा ही बताएगा या फिर उस समय का इतिहास ही बताएगा, परंतु आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इसने एक ऐसा कार्य भी किया था जिससे कि अपनी जनता को ये रोज़गार दे सके। उसके अलावा इसने कारखानों का भी निर्माण कराया। तो कारखानों का निर्माण भी आप लोग देख सकते हैं कि इसने क्या किया, कारखानों का यहाँ पर निर्माण कराया। 36 कारखाने हैं जो कि इसने यहाँ पर निर्माण कराए थे और 300 नए शहर भी इसने बसाए थे। 300 नए शहर इसने बसाए थे और
इसके कुछ गलत काम भी थे, मतलब ऐसा काम जो कि नेगेटिव काम थे इसके, जैसे कि इसने हिंदू त्यौहार हो गया, नवरोज़ त्यौहार, इन पर रोक लगा दी थी। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके अलावा यहाँ पर से आप लोगों को से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिरोज शाह तुगलक से कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसकी मरम्मत किसने बनाई थी, मरम्मत किसने कराई थी? तो इसने दिल्ली में कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी। हम लोगों ने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कि इसका नींव रखता है, इल्तुतमिश पूरा करता है कुतुब मीनार की, और फिरोज शाह तुगलक है जो कि इसकी मरम्मत करता है। उसके अलावा इसने जजिया कर भी लगाया था, आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। जजिया कर किस के ऊपर लगाया? गैर मुस्लिम जनता पर लगाया और ब्राह्मणों पर लागू करने वाला ये पहला शासक था। जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाला पहला शासक कौन है? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। इसने जकात कर भी लगाया, ऐसा नहीं कि इसने गैर मुस्लिमों पर ही कर लगाया, इसने मुस्लिमों पर जकात नामक एक कर लगाया और खराज कर, जकात और खराज कर भी इसने लगाया था। खराज कर क्या होता है? भूमि कर होता है। तो इतने कर हैं जो कि इसने लगाए थे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इतनी बात है जो कि आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक पर। 1314 से 1394 से 1413 तक है जो कि ये शासनकाल करता है और तुगलक वंश का है, ये अंतिम शासक माना जाता है। इसके समय में एक जौनपुर में एक मलिक सखर नामक हिजड़े ने सरकी राजवंश की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सखर ने की थी। किसके शासनकाल में? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल में। और आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है यहाँ से? ये ध्यान में रखना है कि इसके शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी जिसका नाम तैमूर है वो दिल्ली पर आक्रमण करता है 1398 ईस्वी में। 1398 आप लोगों को ध्यान में रखना है, तैमूर का नाम ध्यान में रखना है और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार यहाँ पर आक्रमण जैसे ही ये करता है तो नासिरुद्दीन महमूद है जो कि दिल्ली से भाग जाता है और दिल्ली की गद्दी को ये छोड़ देता है। इस प्रकार है जो कि ये अंतिम वंश है, अंतिम शासक है दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का। और इसके बाद दूसरा जो वंश आता है उसको हम बोलते हैं सैयद वंश। सैयद वंश की अगर हम बात करें 1414 से 1451 तक ये शासन करता है, छोटा सा कालक्रम है इसका। और इसके संस्थापक आप लोगों से पूछा जाता है, खिज्र खां हैं जो कि इसके संस्थापक हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि तैमूर है जो कि यहाँ पर आक्रमण करता है और ये क्या था, स्वयं को अपना तैमूर का गवर्नर घोषित किया था। इसने क्या किया था, जो ये खिज्र खां है स्वयं को इसने तैमूर का गवर्नर घोषित किया था और सुल्तान की जगह रैयत ए आला की उपाधि इसने धारण की थी। क्योंकि ये स्वयं को अपने तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि समझता था, इसलिए इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। और ऐसा माना जाता है कि ये जो वंश है वो स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताते हैं, ऐसा ये माना जाता है। 1421 में इसकी क्या हो जाती है, खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मुबारक शाह यहाँ पर शासन संभालते हैं। और मुबारक शाह के बाद में के बारे में आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये सैयद वंश का योग्यतम शासक है और इसने एक नगर बसाया था जिसका नाम है मुबारकबाद। मुबारकबाद इसने शहर बसाया था यमुना नदी के किनारे। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है जो कि नहीं मिलती है क्योंकि इसने शासनकाल है जो कि 10 से 12 साल ही है यहाँ पर किया था। और इसने एक उपाधि धारण की थी, शाह उपाधि। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शाह उपाधि किसने धारण की थी, तो मुबारक शाह ने उपाधि धारण की थी। और इसने अपने नाम के खुतबा पढ़वाया था और सिक्के चलवाए थे। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सिक्के चलवाए किसने थे, तो ये है दिल्ली सल्तनत का मुबारक शाह। उसके बाद हम बात करेंगे अलाउद्दीन आलम शाह। और अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो सैयद वंश का अंतिम शासक है।
इसके समय में एक कहावत प्रचलित थी, आलम का राज दिल्ली से पालम तक। क्या? आलम का राज दिल्ली से पालम तक, ये इसके समय एक महत्वपूर्ण कहावत हुआ करती थी। उसके बाद हम देखते हैं लोधी वंश। यहाँ पर हम लोगों ने सैयद वंश को ख़त्म कर दिया है और अंतिम शासक आप लोगों से पूछा जाएगा तो अलाउद्दीन आलम शाह। लोधी वंश दिल्ली वंश का अंतिम वंश है, ये आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है लोधी वंश। 1451 से 1526 तक ये क्या करता है, यहाँ पर शासन करता है। और अगर हम बात करें इसके संस्थापक की तो बहलोल लोधी है जो कि लोधी वंश का संस्थापक है। 1551 से 89 तक ये शासन करता है और इसने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी। ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वो बहलोल लोधी ने की थी। इसने अपने नाम पर सोने के सिक्के भी चलाए थे जिनको बहलोली सिक्के कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो सिक्के हैं मुगल काल तक ये एक विनिमय का मुख्य साधन रहा था, ऐसा माना जाता है। इसके बारे में इतनी ही है बात जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद सिकंदर शाह लोधी है जो कि आ जाता है। 1489 से 1517 तक इसका कालक्रम है जो कि माना जाएगा। और इसका वास्तविक नाम आप लोगों से पूछा जाएगा, क्योंकि वास्तविक नाम है या फिर बचपन का नाम है, इस तरीके के नाम आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो निजाम खां है जो कि इसका नाम है। और लोधी वंश का है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक है, ऐसा यहाँ पर हम कहेंगे। उसके बाद आप लोगों को सिकंदर शाह लोधी से क्या ध्यान में रखना है, 1506 में इसने आगरा शहर की स्थापना की थी और यहाँ पर एक किला बनाया था जिसको बादलगढ़ का किला कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि बादलगढ़ का किला किसने स्थापित करवाया था या फिर बनाया था। तो आगरा में सिकंदर शाह लोधी ने ये बनाया था। इसने आगरा को राजधानी भी बनाया था 1506 में, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ से ध्यान में रखनी है। उसके अलावा क्या ध्यान में रखना है आप लोगों को, ये कविताएं लिखता था। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता था, फारसी भाषा में कविता लिखता था। और ये कविता किस नाम से लिखता था, ये कविता लिखता था गुल रुखी नाम से। गुल रुखी नाम से दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है जो कि गुल रुखी नाम से अपनी कविताएं लिखा करता था फारसी भाषा में, तो वो है सिकंदर शाह लोधी। ये बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और उसके बाद हम बात करेंगे इब्राहिम लोधी की। इतनी ही बात है जो कि आप लोगों को इसके बारे में ध्यान में रखनी है। इब्राहिम लोधी की अगर हम बात करें तो ये सिकंदर लोधी का पुत्र है। 1517 से 1526 तक का इसका शासनकाल माना जाएगा। और इसके समय में कुछ युद्ध होते हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। 1517 से 18 में एक युद्ध होता है जिसको घटोली का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घटोली का युद्ध। किन किन के बीच में होता है, मेवाड़ के राजा हैं राणा सांगा और इब्राहिम लोधी। राणा सांगा की इसमें विजय होती है और इब्राहिम लोधी इसमें हार जाता है। और ये जो राणा सांगा है वो कौन है, महाराणा प्रताप, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनके ये दादाजी थे। ठीक है, राणा सांगा कौन है, और महाराणा प्रताप के दादाजी हैं। उसके अलावा दूसरा युद्ध आप लोगों को ध्यान में रखना है, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कब होती है, ये 1526 ईस्वी में होती है। यहाँ पर मैंने डेट नहीं लिखी है तो आप लोग लिख लेना कि 1526 में 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। और दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा एकमात्र शासक है जो कि युद्ध के मैदान में ये मारा गया था। आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक युद्ध में लड़ते समय मारा गया है, वो है इब्राहिम लोधी। और इस प्रकार है जो कि लोधी वंश का यहाँ पर समाप्त हो जाती है शासनकाल। तो अंतिम वंश आप लोगों से पूछा जा सकता है तो लोधी वंश है जो कि अंतिम वंश है दिल्ली सल्तनत का। और अंतिम शासक अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो लोधी इब्राहिम लोधी है जो कि अंतिम शासक यहाँ पर है। जैसे ही हमने बात की कि यहाँ पर बाबर है जो कि विजित हो जाता है, विजय करता है पानीपत की पहली लड़ाई में।
इस पानीपत की पहली लड़ाई को हम बाद में भी देखेंगे। कब? जब हम बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य की, क्योंकि बाबर ही है जो कि मुग़ल साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना करता है 1526 ईस्वी में। इसके बाद की वीडियो में हम बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य की। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक बना रहिए। तो थैंक यू सो मच, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज।